अब आप अपने ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा यूपीआई से निकाल सकते हो। और ऐसे ही 5 चीजें बदली हैं जुलाई में जो डायरेक्टली आपकी पॉकेट और आपकी इन्वेस्टमेंट पे और आपके टैक्स पे असर डालने वाले हैं। और कुछ चेंजेस तो जेन्युइनली आपके फेवर में है, लेकिन अगर आप इनको जानते हो तो ही आप इनका फायदा उठा पाओगे। और हाँ, एक बात, इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट चेंज है वो मेरा फेवरेट है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू एट लास्ट। सबसे पहले ये वीडियो 3 कैटेगरी के लोगों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सैलरीड एम्प्लॉयड जो अभी तक आईटीआर नहीं भरे हुए हैं। दूसरा, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर आपका अकाउंट है तो डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड तीसरा, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो, रिवॉर्ड पॉइंट पे डिपेंड रहते हो, हर जगह से कभी यहां से रिवॉर्ड कभी वहां से रिवॉर्ड, देन दिस चेंज विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन अबाउट योर क्रेडिट कार्ड। सो अगर आप तीनों में से एक हो देन ध्यान से सुनो। सबसे पहला एंड अर्जेंट चीज, आईटीआर फाइलिंग डेट, इनकम टैक्स फाइलिंग की जो डेट है वो है 31 जुलाई, यानी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी आ सकती है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा आप कौन से आईटीआर में आते हो, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। अब इसमें से जो आईटीआर 1 एंड 2 है वो सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए है, अक्सर ज्यादातर लोग इसमें बिलोंग करते हैं। बट आईटीआर 3 एंड 4 उनके लिए है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके से, चाहे वो आप ट्रेडिंग ही कर रहे हो, तो आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 कैटेगरी में आओगे। अब मैंने आपको चारों आईटीआर के बारे में बता दिया, बट इसमें छोटे छोटे नुआंसेस भी होते हैं तो उनका ध्यान रखना। एक जो क्वेश्चन आता है कि न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं या ओल्ड में, मैंने तो ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर कर रखा है। सी, आपने जो पहले से कंपनी को डिक्लेयर कर रखा है उससे मैटर नहीं करता। जब आप आईटीआर फाइलिंग यानी इनकम टैक्स रिटर्न जब भरने बैठोगे उस समय आप कोई भी टैक्स रिजीम चूज कर सकते हो। तो आप देखो कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम सही बैठेगा या फिर ओल्ड वाला, एंड आप फाइलिंग उसके हिसाब से कर सकते हो। बट अगर आप 31 जुलाई को फाइल करने जाओगे तो हरी भरी में फिर आप बस कोई भी सिलेक्ट कर लोगे। तो सबसे पहले एक्चुअली अपने नंबर्स को एक बार देखो एंड गलतियां ना हो आईटीआर में, इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, बैंक डिटेल डालते वक्त सही बैंक डिटेल डालो। कई बार लोग इधर उधर थोड़ा उसमें मिस कर देते हैं। नंबर दूसरा चीज, जो आपका फॉर्म है 26AS, उसमें जो इनकम है और जो आपका इनकम है, जो टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, वो आप मैच करो एक बार। उनमें ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम वहां पे दिख रही है 50 लाख और आपने डिक्लेयर किए 12 लाख, वो गैप नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई भी आपने फ्रीलांस वर्क या साइड वर्क या कोई भी इनकम अगर जनरेट करी है वो भी डिक्लेयर करना जरूरी, कई बार वो मिस हो जाता है। चौथा पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम लोग भूल जाते हैं। बैंक की एफडी का इंटरेस्ट तो पक्का ही लोग भूल जाते हैं, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। और 5वां पॉइंट, ई वेरिफिकेशन करना। फाइलिंग करने के बाद लास्ट में ई वेरिफिकेशन करना होता है ओटीपी डाल के, तो वो भी जरूर कर लेना। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अगर आपने कुछ पैसे अपने वाइफ के नाम पे या फिर किसी फैमिली मेंबर के नाम पे लिए हुए हैं और सामने वाले ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो उसका भी टैक्स फाइलिंग करो। जैसे आपको मान लो अपने वाइफ के नाम पे आपने 1 लाख रुपए कोई सर्विस किसी को दी और वो वहां पे 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में ले लिए, तो सामने वाले ने 2% अगर टीडीएस डिडक्ट किया होगा यानी 2000 डिडक्ट किया होगा, तो वो 2000 उन्होंने आपके वाइफ के पैन कार्ड पे जाकर के एक्चुअली डिपॉजिट किए होंगे। तो जब आप उनका भी टैक्स फाइलिंग करोगे, आप वहां पे डिक्लेयर करोगे कि भाई इनकी इनकम तो 12 लाख के नीचे है, तो वो जो 2000 रुपया गया है वो वापस आ जाएगा। 3 साल पहले मैंने ऐसा एक मिस्टेक किया हुआ था और मेरा लगभग 27,000 चला गया। मेरी वाइफ को कुछ पेमेंट मिले हुए थे और टीडीएस डिडक्ट हुआ था और मेरे ध्यान में ही नहीं रहा और फाइल ही नहीं करा और बाद में वो टीडीएस नहीं वापस आया, तो इसका ध्यान रखो। एंड चेंज नंबर 2 है पीएफ में यूपीआई, यानी जो आप ईपीएफओ है वो एक नई फैसिलिटी लॉन्च कर रहा है जिसमें सब्सक्राइबर अपना प्रोविडेंट फंड सीधा यूपीआई के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। इसको ईपीएफओ 3.0 के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका विड्रॉल प्रोसेस जो पूरा है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। हाँ, पहले अगर आप में से किसी ने पीएफ विड्रॉ किया है तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये बड़ा टीडियस प्रोसेस होता है, बट अगर आप यूपीआई से कनेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे ये इजी हो जाएगा ना तो लोग अपना पीएफ का पैसा भी निकाल लेंगे। याद रखो, हमेशा याद रखो, गवर्नमेंट कितना भी इजी करे, कभी भी अपना ईपीएफ का पैसा मत निकालो। वो टफ था ना, वो अच्छा ही था, वो आपके लिए सुपर इमरजेंसी फंड है। ऐसी गवर्नमेंट कुछ इनकम बढ़ाने को लेकर के तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसा निकालने को लेकर के ये भाई करो। उल्टा सोचो, नए टैक्स रिजीम में कुछ बोला ही नहीं इन्वेस्टर्स, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप ले जाओ पैसा, आपको जो करना है करो। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में कम से कम कुछ नियम थे कि भाई एटीसी कर लो, ये कर लो, तो उसी चक्कर में ये लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेते थे। अब तो वो भी हट गया और यहाँ से ईपीएफओ का भी पैसा निकालने को ये लोग ईजी कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एज अ प्रोसेस इट्स अ गुड थिंग,
बट मुझे लगता है इसका पॉजिटिव की बजाय हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़े। बाय द वे, अगला पॉइंट सुनने से पहले आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, ये प्रोसेस इजी करना चाहिए या जैसा है ठीक है, कोई इतना इजी करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट यानी कि थर्ड चेंज, आरबीआई एंटी मिस सेलिंग। बाय द वे, इस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप ये देखो यहाँ पे, आपको यहाँ के स्क्रीन पे लग जाएगा, तो आप एक बार देखना। एंड वो वीडियो में हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट्स जो है मिस सेल किए जाते हैं। 1 जुलाई से नया फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो रहा है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग अगर हो रही है, अगर कोई सेल्स पर्सन कस्टमर को गलत तरीके से कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है, तो वो कस्टमर फुल रिफंड भी मांग सकता है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन आ चुका है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला है कस्टमर को। गुड टू हैव चेंज है, सुनने में सही लग रहा है, क्योंकि इसके पहले भी आरबीआई ने पेनल्टी वगैरह तो रखी है कंपनी के लिए, बट कंपनियां करती हैं हजारों करोड़ का बिजनेस, पेनल्टी होती है 5 करोड़ की, 2 करोड़ की। वो कंपनियां तो खुशी खुशी बोलेंगे कि हमें बदमाशी करने दो, तुमको पेनल्टी देते रहेंगे, और मिली भगत इनकी चलती रहती है। कोई भी, मुझे नहीं लगता ये बहुत स्ट्रांग स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइम पास वाला स्टेप है। जैसे वो नीट के एग्जाम के बाद, वो जो इतने सारे, नीट का एग्जाम का क्यों, एक ही एग्जाम क्यों, इतने सारे पेपर लीक होने के बाद, एंड एक नीतीश राजपूत का बहुत अच्छा वीडियो है जो पेपर लीक पे है, उन्होंने पैसे पूरा रिसर्च करके बताया हुआ है कि बहुत पहले का, 1 साल पहले का, अभी का नहीं है, उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे एक कंपनी को फेवर करने के लिए ये सारे के सारे बदमाश लोग, एक छोटी सी गुजरात की कंपनी की थी, उसको फेवर करने के लिए पता नहीं कहाँ पे क्या क्या इन्होंने कर रखा है। एंड उसमें टीसीएस अच्छा काम कर रही थी, बट उसको जो है बाहर हो गई टीसीएस उस पूरे प्रोसेस से। तो इस तरह से अगर ये धांधली करेंगे तो ये लीक तो होना ही है। और उसके बाद कुछ हार्ड एक्शंस भी नहीं हुए, बस बोले पेपर अच्छे से कराएंगे वगैरह वगैरह, वही ऐसे मतलब नाम मात्र, कोई प्रोसेस फिक्स थोड़ी हुआ है कि अगली बार सबको एरोप्लेन से ही भेज के करेंगे। हर बार थोड़ी आदमी इतना कर पाएगा, प्रोसेस ही फिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी आरबीआई ने नाम मात्र का कुछ कर लिया है। तो मैं आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि इससे मिस सेलिंग पक्का रुक जाएगी, मुझे नहीं लगता है। हाँ, मेन आप ये कर सकते हो कि आप 30 दिन के अंदर अपने प्रोडक्ट में अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लगता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। 30 दिन के अंदर अगर आप कंप्लेन करते हो तो वो पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। तो आपको इसमें अवेयरनेस रखना है, मेन वर्क अभी भी आपका ही है। आरबीआई इधर इस मामले में तो टाइम पास ही है यार। एंड 4th चेंज, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो एसबीआई जो कार्ड है, उसने फ़ोन पे एसबीआई कार्ड पर्पल और एसबीआई और फ़ोन पे एसबीआई कार्ड सिलेक्ट ऐसा नाम से, उसमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, उनको घटा दिया है और उनकी लिमिट को भी मंथली कैप कर दिया है। और एचडीएफसी बैंक ने भी यही कुछ किया है प्रीमियम कार्ड्स पे, जहाँ पे उन्होंने पूरे कार्ड के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर दिया है। तो अगर आप स्पेसिफिकली एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड या फिर एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो आपके लिए ये चेंज जरूरी है। आपको एक बार पता करना चाहिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पे क्या चेंज हुआ है। मैं अपना बता देता हूँ, मेरे पास एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है, बट मैं बहुत रेयर यूज़ करता हूँ। मुझे पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, मैं पॉइंट कभी जल्दी देखता भी नहीं हूँ, मुझे चेक भी नहीं करने जाता। अभी हाल ही में कार्ड अपग्रेड की फैसिलिटी थी, तो मैं बोला लाओ उतने ही पैसे में अपग्रेड कर रहे हैं तो मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। तो मैंने देखा उसमें 60,000 पॉइंट पड़े हुए हैं, मैंने उसको नॉर्मल कैश में कन्वर्ट कर दिया। वाला ठीक है चलो। सी, आप जो सामान वैसे भी खरीदने वाले हो, क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हो, विच इज़ ओके, बट आप क्रेडिट कार्ड लेके सिर्फ पॉइंट के चक्कर में बिल्कुल भी सही नहीं है वो। और पॉइंट कभी भी आपको मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बनाता है, वो सब टाइम पास चीज़ें हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। कोई कितना भी बताए कि हाँ नहीं इतने पॉइंट मिल जाएंगे, उतने पॉइंट मिल जाएंगे, उसके चक्कर में मत पड़ो। वो 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बचाने के चक्कर में आप 5,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करते हो, वो नहीं करना है। आपको चाहिए तो टेस्ट करके देखो, 2 महीने अपने आप को क्रेडिट कार्ड से डिटैच करके देखो, तब कितना खर्च होता है, और 2 महीने क्रेडिट कार्ड ले करके देखो तब कितना खर्च होता है। दोनों के खर्चे डिफरेंस कर लो और उसको रिवॉर्ड पॉइंट से कंपेयर कर लो, कोई सेंस नहीं मिलेगा। आपको लगे ये सब टाइम पास है। मैं ऑलरेडी ये सब टेस्ट वगैरह करके देख चुका। किसके लिए सही है? जिसके लिए ऑलरेडी पता है उसको कि मेरा बिजनेस का खर्चा हो ही रहा है, इतना ही होगा और मैं 1 रुपया इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन उस खर्च के बदले मुझे कुछ पॉइंट भी मिल जाएगा, तो उसके लिए बढ़िया है। ठीक है, बट ज़्यादातर लोग नुकसान करते हैं और फिर बाद में बाउंस होता है तो 40% जो है इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये पॉइंट जो हटाने वाला ये अच्छा ही है। नेक्स्ट 5वां चेंज है आधार कार्ड को लेकर के। आप आधार कार्ड में आप 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक आधार में अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। बाय द वे, इन्होंने पहले भी मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला था, जो कि फ्री था कुछ समय तक, बाद में 1,000 रुपया चार्ज कर दिया है। तो अगर आप ये करना चाहते हो, मुझे लगता है तो करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग नंबर रिचार्ज वगैरह नहीं करते तो कई बार नंबर बंद हो जाता है। ऐसे में अगर आपका ईमेल आईडी उसमें रहेगा तो आपको ओटीपी वगैरह आने में दिक्कत नहीं होगी। सो ये थे कुछ अपडेट जो कि अभी जस्ट जुलाई में आए हैं। इन अपडेट में से जो आपके काम का है वो डेफिनेटली कर सकते हो, खास करके आईटीआर फाइलिंग और अपने आधार पे ईमेल अपडेट। बाकी मेरा जो फेवरेट इजी प्रोसेस के नज़रिए से ऑफ कोर्स पीएफ को यूपीआई से जोड़ना, वो मेरा एज अ प्रोसेस
फेवरेट चेंज है, बट वो चेंज को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, और एक गुड चीज़ है पॉलिसी मिस सेलिंग को लेकर के, बट वो मुझे लगता है गुड टू हैव ही है। बाय द वे, आई होप इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा। अगर आपका कोई पॉइंट है जो आपको लगता है लोकेश ये वाला पॉइंट रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इनकेस अगर हमने कहीं पे कुछ और ऐड करना चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मेरे साथ कोई फाइनेंशियल प्लानिंग या कॉल बुक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दूँ, तो आप 1-on-1 का मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको बुक कर सकते हो, बट दैट इज़ पेड लिंक, नॉट अ फ्री लिंक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।